हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आपको। तो आई होप आप लोग की पढ़ाई में अच्छी चल रही होगी। तो आज है हमारा डे 17 ऑफ एसएस सीरीज। एंड आज हमारे दो टॉपिक है 710 और सेक्शन 143 जो प्रोविजन वाला एक्ट है चैप्टर 8 में। उस वाले पार्ट्स को हम कवर करेंगे और दोनों ही कोई ज़्यादा बड़े नहीं है। 710 पे भी अभी तक एक क्वेश्चन आया है एग्जाम में एंड वो भी जल्दी क्लियर हो जाएगा। और 143 से एज सच स्पेसिफिक कोई क्वेश्चंस नहीं मिले हैं, जस्ट एमसीक्यूज वगैरह आ जाते हैं। ओके, तो चलिए फटाफट स्टार्ट करके कवर करते हैं। सबसे पहले एसेट 710 जो बात है कंपैरेटिव के बारे में। कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन लाइक मतलब कि जो फाइनल स्टेटमेंट है उसको दो तरीके से चेक किया जाता है। एक तो कंपैरेटिव, एक कॉरस्पॉन्डिंग। कॉरस्पॉन्डिंग दोनों में अलग अलग तरीके, एक में हम पास्ट डेटास को करते हैं और एक में पास्ट को नहीं करते। तो वो दिखता है कौन सा क्या होता है। सर स्कोप्स क्या है, डील्स विद द ऑल्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग द कंपैरेटिव इंफॉर्मेशंस in an auto financial statement. When financial statement has been prior period have been audited considered auditor were not audited, the requirement of the 5 to 10 regarding the opening balance also apply. यानी कि यहाँ पे सिंपल बात करता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर आप करंट ईयर का कर रहे हो ऑडिट तो उसके रिलेटेड क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगी। और अगर प्रीवियस ईयर और करंट ईयर दोनों का इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो तो उससे रिलेटेड क्या इंफॉर्मेशन रहेगी। टोटल टू प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है ऑब्टेन एविडेंस एंड रिपोर्ट एक्यूरेटली, यानी कि एविडेंस ऑब्टेन करो और जो भी रिपोर्ट बनती है उसको अकॉर्डिंग टू एस या एस जो है रिपोर्ट करनी होती है करेक्टली। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल ही हमें पता है। Establishing foundation of definition comparative information क्या होता है? The amount and disclosure included in the financial statement in respect of one or more prior period in accordance with the applicable financial reporting framework। यानी कि एक या एक से ज्यादा प्रायर पीरियड के अकॉर्डिंग अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेडी होती है। जैसे कई सारे आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखो जिसमें 2 साल के डेटास मेंशन होते हैं, किसी किसी में 3 साल के भी होते हैं, वो अकॉर्डिंगली होता है। बट मैक्सिमम 2 साल, मिनिमम 2 साल के तो हर में आपको कई में दिख जाएगा जिसमें पिछले से और करंट ईयर दोनों का डेटा लिखा होता है, जिससे हमें क्या होता है कंपैरिजन करने में इजी होता है, तो उसे कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन कहते हैं। तो डिस्टिंक्ट फ्रेमवर्क फॉर कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन। तो कंपैरेटिव के दो पार्ट है, एक कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स और एक कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो तो है ही। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स क्या होता है? कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर में करंट पीरियड का फाइनेंशियल स्टेटमेंट ज्यादा आता है। कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन वेयर अमाउंट एंड अदर डिस्क्लोजर्स फॉर द प्रायर पीरियड आर इंक्लूड एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जिसमें करंट पीरियड का हो या पिछले साल के को डिस्क्लोजर, वो करंट पीरियड के ही माने जाते हैं। करंट पीरियड के अकॉर्डिंग ही उसको डिस्क्लोज किया, यानी कि करंट ईयर में होने वाली जितने भी डेटाज और ट्रांजेक्शन है वो सब कंसिडर किया जाता है। They are intended to read only in relation to the amount of disclosure the current period and level of detail will be current period, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग पूरा करंट पीरियड के बारे में बात करता है। और वो चाहे डेटाज हो, रिलेशंस हो और या फिर लेवल्स ऑफ डिटेल्स हो, यानी कि जो भी डिटेल वो सिर्फ करंट पीरियड की होगी और कहीं की नहीं होगी। कंपैरेटिव कंपैरेटिव उसका उल्टा है। कंपैरेटिव में प्रायर पीरियड और करंट पीरियड दोनों कंसिडर किए जाते हैं। Definition: comparative information of the amount and disclosure of the prior period of the comparison of the financial statement, ताकि करंट ईयर और प्रायर पीरियड दोनों को कंपेरिज करने में इजी हो, उसको कहते हैं कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्रूशियल लिस्टिंग के इफ ऑडिटेड दे आर रिफर्ड टू इन ऑडिटर्स ओपिनियन। अगर ऑडिटेड है तो उसको ऑडिटर ओपिनियन में रिफर भी करना पड़ेगा कि हमने कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रखा है। Level of details: the level of information included in those comparative financial statement is comparable with that of the financial statement of the current period. Okay? मतलब कि उसमें इसमें प्रायर और करंट पीरियड दोनों का डेटा होता है, जिससे क्या होता है कंपैरिजन करना इजी हो जाता है। ये तो सिंपल दोनों की डेफिनेशंस थी। ओके, और executing the 5 required audit procedures: assess the consistency, check comparativity, determine the financial statement contain appropriate compared information, evaluate the impact and obtain return representation। सिंपल, कंसिस्टेंसी चेक करो कि अकाउंटिंग करेंसी कंसिस्टेंट है कि नहीं, कैलकुलेशंस या कंपैरिजन जो प्रॉपर है कि नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो डाटा है दिया है वो करेक्ट है कि नहीं,
इवैल्यूएट करो कोई मिसस्टेटमेंट तो नहीं है, और लास्ट में रिटर्न रिप्रेजेंटेशन जो अपना नॉर्मल ऑडिट प्रोसीजर्स रहते हैं। हाउ फ्रेमवर्क अल्टर द ऑडिट ओपिनियंस, अगर करंट कॉरस्पॉन्डिंग है सिर्फ करंट पीरियड पे देंगे, कॉम्पैरेटिव है तो दोनों पीरियड पे अलग अलग ऑडिट ओपिनियन भी बन सकता है। नेविगेट एक्सेप्शंस फॉर द corresponding figure. The price audit report is other than unqualified misstatements not addressed or the first statement unaudited, मतलब कि किस किस रीजंस में ऑडिटर की ओपिनियंस को भी इफेक्ट पड़ सकता है। अगर पिछला जो है अनक्वालिफाइड ओपिनियन था, एडमिट स्टेटमेंट एड्रेस नहीं की गई थी, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है अनऑडिटेड थे, तो उस केस में क्या है, ऑडिटर ओपिनियन भी चेंज हो सकता है, या उसके अकॉर्डिंग भी ऑडिटर का ओपिनियन बन सकता है। नेविगेट रिक्वायर्ड फॉर कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये वाला बात करता है कॉरस्पॉन्डिंग के, क्योंकि देखो पिछले साल ऑडिट नहीं हुआ था, तो उस केस में मोस्टली करंट पीरियड का अगर हम ऑडिट कर रहे हैं, तो या तो हम सिर्फ करंट पीरियड पे फोकस करेंगे, नहीं तो अगर पिछले का नहीं हुआ तो उसको इन्फॉर्म करेंगे आप पिछला करेक्ट करके दो, ताकि इस साल का भी हम करेक्ट कर सकें। ओके, क्योंकि देखो अगर सिर्फ करंट का कर रहे हो और पिछले में अनक्वालिफाइड था, तो इसका मतलब पिछले साल कुछ गलतियां थी, और अगर हमने पिछले साल की चेक नहीं करी तो इसका मतलब कुछ ना कुछ मिस हो जाएगा, तो इस वजह से वो क्या है, ओपिनियन भी बदल सकता है। नेविगेटिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंपैरेटिव, द ऑडिटर्स ओपिनियन शैल बी ईच पीरियड, हर पीरियड का अपना ओपिनियन देगा। इफ डिफरेंस इज ओपिनियन प्रीवियसली इशूड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इफ प्रीवियसली ऑडिटेड देन सम अदर ऑडिटर, किसी और ऑडिटर ने दिया करा था तो उस केस में भी आ सकता है। इफ प्रायर पीरियड इज अनऑडिटेड देन मेंशन द सेम इन द ऑडिट रिपोर्ट, लाइक मतलब अगर दोनों का कर रहे हो तो दोनों पे ओपिनियन दो, पिछले साल का किसी और ने किया था या किसी कोई और ओपिनियन था तो उसको भी मेंशन करो, और अगर ऑडिट नहीं हुआ था तो वो भी मेंशन करना होगा, यानी कि सारी डिटेल्स मेंशन करनी होगी। अगर दोनों पीरियड को कर रहे हो तो उसके हिसाब से, अगर सिर्फ एक पीरियड का कर रहे हो तो उसके हिसाब से। क्विक रेफरेंस चेक कर लेते हैं और 710 खत्म हो जाएगा हमारा। Concept and detail corresponding integrate to current period, detail based on current period, include comparison of both current and prior period. Audit opinion refers to the current period only and present on each of period. Reporting required mention only if previous auditor report qualified, a misstatement or other audited, unaudited. ठीक है, अगर ऐसा है तभी वो मेंशन होगा, और मस्ट बी रिफर्ड टू द, मतलब इसमें ये सारे रीजंस है तभी मेंशन करने पड़ेंगे, और इसमें तो कंपलसरी है, पिछले साल कुछ भी हुआ आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप पिछले सालों के भी जो है ऑडिट कर रहे हो। तो 710 इतना ही था, इस पे एक ही क्वेश्चन है अभी तक मिला है मुझे एग्जाम में। ओके, तो और इस कोई मुश्किल नहीं है, एक बार पूरा रीड कर लोगे, ठीक है, तो 710 खत्म हो जाएगा। ओके, तो इस पे एक क्वेश्चन था, क्या पूछता था कि गाइड सीए करण ऑफ हिज ड्यूटी रिगार्डिंग द ट्रीटमेंट एड्रेस द इशू ड्राफ्टिंग हिज ऑडिट रिपोर्ट, व्हाट डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ऑफ द रिकॉर्ड, यानी क्या डिस्क्लोजर वो करेगा। ओवल एंटरप्राइज लीगली ऑब्लिगेशन रिप्रेजेंट द करंट ईयर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलॉन्ग विद द प्रीवियस ईयर, यानी दोनों साल की बात कर रहा है, यानी कि कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। करंट एसोसिएट चार्टर्ड हैज बीन अपॉइंटेड स्टैट्यूट ऑफ सीए करण लास्ट ईयर। Notice that last year's statement contains adverse opinion, financial statement as a whole due to misstatement in the evaluation and disclosure of the data. Guide CA current duty regarding the treatment addressing the issues. सिंपल है, वो कंपैरेटिव कर रहा है तो दोनों साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ओपिनियन देगा, तो पिछले साल वाले को भी उसमें मेंशन करेगा। ठीक है, रिफर द बोथ करंट पीरियड एंड कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द मैटर्स गिविंग राइज द मॉडिफिकेशन, एंड इन अदर केस एक्सप्लेन द ऑडिट ओपिनियन हैज बीन मॉडिफाइड, लाइक मतलब मॉडिफाई हुआ था, क्या रीजन था उसका वो मेंशन करेगा। फर्दर व्हेन कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रेजेंटेड, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एडवर्स ओपिनियन था, ठीक है, प्रीवियसली इशूड इंक्लूड द एडवर्स ओपिनियन, मॉडिफिकेशन अनरिजॉल्व्ड should modify opinion on the current period financial statement, in the basic modification में वो ये सब मेंशन करेगा, and whether the comparative financial statement will be each period, इसमें सिंपल वही बात लिखी है कि अगर लास्ट ईयर मॉडिफाई था तो मॉडिफाई की केस में क्या बेसिस ऑफ मॉडिफिकेशन में क्या आता है, ठीक है। फर्दर ऑडिटर शुड रीच पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रेजेंटेड ऑन विच ऑडिट ओपिनियन इज एक्सप्रेस इफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रायर पीरियड विजिटर ऑडिटर इन द एडिशन मेंशन करेगा कि पिछले विजिटर ऑडिटर ने किया था क्या ओपिनियन था, और
डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट क्या थी। ओके, तो हर चीज इसमें अगर आप कंपैरेटिव के अकॉर्डिंग देखो तो यहाँ पे आपको सिर्फ मेंशन करना है कि कंपैरेटिव के अकॉर्डिंगली से करंट को करंट ईयर और प्रीवियस ईयर दोनों का करना होगा। एंड प्रीवियस ईयर के अगर एडवर्स ओपिनियन था तो वो भी मेंशन करना होगा, और अगर क्वालिफाइड ओपिनियन या अनमॉडिफाइड ओपिनियन था तो भी आपको मेंशन करना होगा। और अगर पिछले ऑडिटर ने किया था तो किस ऑडिटर ने किया था, और किस तरीके का ओपिनियन दिया और कब रिपोर्ट दी, वो सारी चीजें मेंशन करनी होगी। ये वाला पॉइंट जो है ये हमारा मॉडिफिकेशन से आता है कि बेसिस ऑफ मॉडिफिकेशन में हम क्या क्या वर्ड लिखते हैं कि करंट कि वो डेटा ऐसा था, लाइक मॉडिफिकेशन का रीजन क्या था और क्यों करा करा। ओके, तो ये था हमारा 710 खत्म हो गया। एंड उसके बाद हमारा ऑडिट रिपोर्टिंग मैंडेट्स अंडर कंपनीज एक्ट 143 के अंदर जो बात करता है, इसके 4 फेज में डिवाइड है। वन, reporting account examined, reporting fraud, and reporting on any other matter specified सेंट्रल गवर्नमेंट। सबसे पहले मैंडेटरी इंक्वायरीज करनी होती है सिक्योर्ड लोन्स के बारे में, बुक एंट्रीज के बारे में, डिपॉजिट्स के बारे में, एसेट सेल और पर्सनल एक्सपेंसेस के बारे में। यानी कि कंपनी के पास कौन कौन से सिक्योर्ड लोन्स हैं, बुक एंट्रीज करेक्टली हुई है कि नहीं कंपनी के इंटरेस्ट में, डिपॉजिट्स हैं तो वो क्या क्या कितने के हैं और किस किस के हैं, एसेट्स अगर सेल करे गए हैं तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, और अब कोई पर्सनल एक्सपेंस तो नहीं डाल रखा रेवेन्यू अकाउंट में, वो चेक करना पड़ता है। एग्जामिन द अकाउंट्स फाउंडेशनल एसेट्स, इन्फॉर्मेशन गैदर करना, बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करना, एंड देन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कंप्लायंस करता है कि नहीं वो चेक करना होता है। एग्जामिन द अकाउंट्स ऑब्जर्वेशंस एंड डिस्क्वालिफिकेशन, एडवर्स इफेक्ट, attention 164.2 observation or comment on the financial transaction or matters which have एनी एडवर्स इफेक्ट ऑन द फंक्शनिंग, लाइक मतलब कंपनी पे कोई एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा है, कोई डायरेक्टर डिस्क्वालिफाइड है, कोई रिजर्वेशन है क्या, एनी क्वालिफिकेशन रिजर्वेशन और एडवर्स मार्क रिलेटिंग टू द मेंटेनेंस ऑफ द अकाउंट्स एंड अदर कनेक्टेड मैटर्स, एंड आईएफसी से रिलेटेड कोई डेटा है कि यानी कि इनसे रिलेटेड ऑब्जर्वेशन और डिस्क्वालिफिकेशन हमें चेक करना होता है। ओके, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल एग्जम्पशन थ्रेशोल्ड क्या होता है कि लाइक आईएफसी रेगुलेटरी option है, like reporting requirement adequacy of the IFC's requirement financial statement shall not applicable to the private company if they are one person company, small company, and a company whose turnover less than 50 crore and aggregate borrowing banks will be less than 25 करोड़। ठीक है, इन कंपनीज को आईएफसी के अंदर जो है रिपोर्ट नहीं करना होता, अदरवाइज इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल के अंदर हर कंपनीज को रिपोर्ट करना होगा। एक्सपेंडिंग स्कोप बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटीज को कंसल्ट करो, कंसल्टेशन रिक्वायरमेंट्स अगर लगती है तो उसको नफरा से डिस्कस करो और एग्जीक्यूशन प्रॉपरली अप्लाई करो। एक मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट कई बार इंटरफेयर करती है और वो बताती है कि कैसे काम करना है ऑडिटर को। देन कंप्लीट कंप्लायंसेस हर चीज के शॉर्ट पॉइंट में लिख दिया। ओके, कि 143 वन में हमें क्या क्या चाहिए, 143 थ्री में क्या क्या चाहिए, आईएफसी एग्जामिशन किसको है, एंड गवर्नमेंट डायरेक्टर किसके। ठीक है, फिर कोई बस इतना था ही, प्रोविजन खत्म हो गया। ओके, तो देखो प्रोविजन ये वाले भी बहुत कोई बड़े नहीं है, इसके अलावा मेरे ख्याल से एक प्रोविजन कारो वाला है, तो कारो वाला का कल के वीडियो में जो है डिस्कशन होगा उस कारो पे पूरा। ठीक है, वो भी फटाफट कवर हो जाएगा बहुत शॉर्ट में। एंड ये भी है, सिर्फ ये लिमिट्स वगैरह याद रख लो, पढ़ लो एक बार अच्छे से। ठीक है, और ये टेबल याद रख लो, आराम से कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी एंड कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट रह जाता है, कोई क्वेश्चंस रह जाते हैं तो यू कैन आस्क एंड कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना। ओके, थैंक यू।